Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session. In this video, we will be discussing about Chapter 9 Strategies for Enhancement in Food Production, and we'll look at the subtopics 9.2 Plant Breeding, 9.3 Single Cell Protein and 9.4 Tissue Culture by going through NCERT lines. Also, I will make sure that I cover most of your previous year question asked from these lines in your exams, Neet, AIIMS, JIPMER respectively. If you like my this small effort to help you out in biology subject, then you can surely subscribe to my channel to get such awesome content. Before going further, there is a small analysis that last 7 years NEET AIPMT subtopic analysis shows that plant breeding and tissue cultures contribute to 25% each, which means total of 50%. And if you look at the last 32 years NEET AIPMT subtopic analysis for these topics, plant breeding and tissue culture, it shows that plant breeding contributes to 38% and tissue culture contributes to 31%, which means total of 69%. So these two topics are very important from your exam, so you should not miss this topic. So before starting, please take your highlighter and red pen and start marking the important lines. So let's get started. 9.2 Plant breeding. What is plant breeding? Plant breeding is a purposeful manipulation of plant species in order to create desired plant types that are better suited for cultivation, giving better yields and are disease resistance. And the recorded evidences of plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years ago. It is a database question, तो आप ये याद रखेंगे. फिर हम लोग ये मेनली प्लांट ब्रीडिंग किस लिए करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं कि जिनसे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा. तो सबसे पहला होता है कि इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी, increased tolerance to environmental stresses, salinity, extreme temperature, drought, resistance to pathogen, for example viruses, fungi and bacteria, and increased tolerance to insect pest. It would be some of the characters or traits that one breeder wants to get in his crop. सो फिर आपके कुछ स्टेप्स आते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, हम लोग कौन कौन से स्टेप्स को यूज़ करते हैं. तो आपको इन सिर्फ स्टेप्स के नाम याद रखने हैं, रैदर देन आप उनका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं है देखना होता है. तो आपका जो पहला स्टेप होता है दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी. तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी में आपके पास जितने भी तरीके का पूरा कलेक्शन, जितने भी आपके डाइवर्स एलील्स होते हैं, इनको हम जनरली कलेक्ट करते हैं इसमें. सो द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज कॉल्ड जर्मप्लास्ट कलेक्शन. जर्मप्लास्ट कलेक्शन आपसे 2011 में पूछा गया व्हाट इज जर्मप्लास्ट कलेक्शन, एंड 2013 में भी आपसे जर्मप्लास्ट कलेक्शन के बारे में पूछा गया. सो इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. 2013 में इन्होंने पूछा है कि दैट इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स फॉर ऑल द जीन्स इन अ गिवन क्रॉप इज जर्मप्लास्ट कलेक्शन. एज इट इज लाइन पूरी उन्होंने पूछी है. सेकंड स्टेप जो होता है आपका दैट इज इवैल्यूएशन एंड द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स. थर्ड स्टेप में आप क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स. एंड फोर्थ स्टेप में जो है आपका इसमें आप हम लोग सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स करते हैं. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज टेस्टिंग रिलीज एंड द कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स. तो आपको सारे अपने स्टेप्स आपको देखने हैं, आप दोबारा इन सारे स्टेप्स को देखते हुए चलिए. फर्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेकंड इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, थर्ड इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, फोर्थ सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, फिफ्थ टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर. आपके एनटी अभ्यास ऐप में यहाँ से लास्ट लाइन जो आपका फिफ्थ पॉइंट है दैट इज टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टिवेटर, जहाँ पे आपको लाइन देखने को मिली थी कि दैट द इवैल्यूएशन इन रिसर्च फील्ड इज फॉलोड बाय टेस्टिंग द मटीरियल्स इन द फार्मर्स फील्ड फॉर एट लीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स. 3 ग्रोइंग सीजन्स में हम लोग उसको टेस्ट करते हैं एट द सेवरल लोकेशन इन द कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वेयर द क्रॉप इज़ यूजुअली ग्रोन. तो आपको ये देखते हुए चलना है. फिर आपसे को ये याद रखना है कि दैट द एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 33% ऑफ इंडिया GDP एट इट एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ द पॉपुलेशन. तो आप ये डाटा देख सकते हो कि जो इंडिया में जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं तो नियरली 62% ऑफ पॉपुलेशन हम लोगों की एग्रीकल्चर पे इन्वॉल्व है. बट जो टोटल इंडिया GDP दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज़ ओनली अबाउट द 33%. सो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग थिंग है कि आपकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, पर जो आउटकम जो है GDP के टर्म में वो बहुत ही लो है. फिर आपको ग्रीन रेवोल्यूशन को देखना है क्योंकि आपसे 2012 में पूछा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया अकर्ड इन मिड 1960s.
तो ये आपको देखते हुए चलना है। फिर यहाँ पे कुछ हाइब्रिड क्रॉप्स के आपके डायग्राम दिए हुए हैं, तो आप इनको देखिएगा और इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लें नेक्स्ट टॉपिक में, फिर आपको ये ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका वीट और राइस आता है। तो वीट और राइस में एक पीरियड दिया हुआ है, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड के बाद बताया कि फ्रॉम 1960 to 2000 जो वीट प्रोडक्शन था हमारा, दैट इंक्रीज फ्रॉम 11 मिलियन टन्स टू 75 मिलियन टन्स, वाइल जो राइस का प्रोडक्शन था इट वेंट अप फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। तो यहाँ से आपका डाटाबेस क्वेश्चन तैयार हो सकता है, तो आपको ये याद करते हुए चलना है डाटा। फिर आपको ये मतलब जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन था, दिस वाज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमी ड्रॉप वेराइटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस। फिर यहाँ पर आपके नॉर्मन ई बॉरलॉग आते हैं, जिनको हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आज अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो अब उसमें नाम याद रखिएगा नॉर्मन ई बॉरलॉग। और अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज़ MS स्वामीनाथन। तो आप ये दोनों नाम याद करते चलें। फिर आपका है कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट और मेज में इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको, नॉर्मन ई बॉरलॉग डेवलप्ड द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ व्हीट। फिर 1963 में सेवरल वेराइटीज सच एज सोनालिका एंड कल्याण सोना देज वर डेवलप्ड विच वर हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट। तो ये आपके दो वेराइटीज़ आपको याद रखनी है, सोनालिका एंड कल्याण सोना, दीज आर टू इंपॉर्टेंट व्हीट varieties of wheat, and these are high yielding and disease resistance, and these were introduced all over the wheat growing belt of India। जितने भी आपके स्टेट्स और द रीजन है जो कि वीट ग्रोइंग, जहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, वहाँ पर ये वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर आती हैं आपकी राइस की सेमी ड्रॉप वेराइटीज़, आप याद रखें तो सेमी ड्रॉप राइस वेराइटीज़ वर डिराइव फ्रॉम IR8। IR8 इट वॉज डेवलप्ड एट द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI फिलीपींस, एंड ताइचुंग नेटिव वन विच वॉज द सेकेंड semi drop varieties which was from Taiwan, and these derivatives were introduced in 1969. Later better yielding semi drop varieties Jaya and Ratna were developed in India, और जया और रत्ना जो आपकी हैं इंडिया ने डेवलप की हैं, और ये दोनों वैरायटी राइस की वैरायटी हैं। तो आप सोनालिका एंड कल्याण सोना वीट की वैरायटी, एंड जया एंड रत्ना ये आपकी राइस की वैरायटी हैं। 2011 में आपसे जया और रत्ना वैराइटीज़ पूछी गई हैं कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जो वैराइटीज़ डेवलप हुई थी ये किसकी हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है राइस। तो आप ये याद रखिएगा। फिर सेकंड आपका जो आता है दैट इज शुगर केन। शुगर केन में आपको दो नाम याद रखने, टू टाइप्स ऑफ शुगर केन, फर्स्ट वन विच इज़ ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया एंड द सेकंड वन इज विच इज़ ग्रोन इन साउथ इंडिया। तो जो नॉर्थ इंडिया में हम लोग जनरली ग्रो करते हैं दैट इज सैक्रम बारबरी विच इज़ ओरिजिनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। बट जो इसका जो बारे में आपको दो पॉइंट याद रखने कि इसका जो शुगर कंटेंट और यील्ड है ये बहुत पुअर होता है, और जो आपके ट्रॉपिकल केन्स होते हैं जो कि हम साउथ इंडिया में ग्रो करते हैं दैट इज सैक्रम ऑफिसिनारम, इट हैज़ थिकर स्टेम एंड हाइयर शुगर कंटेंट। बट जो ये साउथ इंडिया वाला जो आपका शुगर केन है ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर पाता। तो आपके जो साइंटिस्ट ने इन लोगों ने इन दोनों को क्रॉस करवा के एक ऐसा वेराइटी बनाया है जो कि हाई हील्ड हो, इसका थिक स्टेम हो और हाई शुगर कंटेंट हो, और ये ऐसा शुगर केन हो जो कि नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो कर सके। तो आप इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, सैक्रम बारबरी नॉर्थ इंडिया एंड सैक्रम ऑफिसिनारम साउथ इंडिया। फिर आपके आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स में आपका हाइब्रिड मेज है, ज्वार बाजरा ये हैं, दीज आर सक्सेसफुली डेवलप्ड इन इंडिया, और इसका जो डेवलपमेंट है दैट इज रिलेटेड टू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ विच आर रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। और ये आपकी जो तीन वेराइटीज़ हमने मिलेट्स के लिए डेवलप की है दीज आर रेजिस्टेंस टू वाटर स्ट्रेस। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि 2007 में आपसे मेज हाइब्रिड के बारे में पूछा गया है, इट इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय क्रॉसिंग ऑफ टू इनब्रीड पेरेंटल लाइन्स। तो आपको ये याद रखना है, 2007 में आपसे यहाँ से पूछा गया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक डाटा बेस्ड आपको क्वेश्चन याद रखना है कि जो क्रॉप लॉस होता है आपका वो आपका या तो 20 to 30% हो सकता है, और समटाइम्स इट इज़ इवन टोटल मीन्स 100% क्रॉप लॉस भी देखा जा सकता है। फिर यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम मेंशंस हैं जो कि फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेस से होते हैं। तो इनके आपको एग्जांपल्स याद करने हैं कि कौन कौन से फंजाई के हैं और ये कौन सा इनका मतलब कॉस्केटिव एजेंट है। तो आपके से पहले हम लोग फंजाई के तीन यहाँ पर डिजीज़ डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, सेकेंड इज़ रेड रॉट ऑफ शुगर केन, एंड थर्ड इज़ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो आपका जो पहला है दैट इज़ ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज़ कॉज्ड बाय पक्सीनिया ग्रामिस। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज़ कॉज्ड बाय सीलोट्राइकम फैल्कटम और ग्लोमेरुला सिंगुलेटा, एंड द थर्ड इज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट इज़ कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये आपके तीन फंजाई से डिजीजेस थे। फिर बैक्टीरिया आपका क्या करता है दैट इज ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफस विच इज कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्री, एंड द वायरसेज आर टोबैको मोज़ैक एंड द टर्निप मोज़ैक। तो आप इनको याद रख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से आपको एक और याद रखना है दैट इज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इट इज़ कॉज्ड बाय अल्टरनेरिया सोलेनी। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर जो आपके मेथड्स होते हैं फॉर ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस, यहाँ पर आप दो टेक्निक्स यूज़ करते हो. फर्स्ट वन इज़ द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक एंड द सेकंड वन इज़ म्यूटेशनल ब्रीडिंग. तो ये सारे जो इन दोनों के स्टेप्स होते हैं, ये दोनों जनरली जो आपने प्लांट ब्रीडिंग में पहले जो 5 स्टेप्स पढ़े थे वो सारे सेम इनमें भी होते हैं. तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि आपको एडिशनल कोई ऐसा स्टेप पढ़ना पड़े. ये है. फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दिस टेबल 9.1. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है. यहाँ पर हर साल आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है और ये आपका जो एम्स वाले हैं ये लोग डाटाबेस क्वेश्चन और ये टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन से बहुत सवाल पूछते हैं. एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं. तो यहाँ पर आपको क्रॉप देखना है, उसकी वैरायटी को याद करना है और विच इज़ रेजिस्टेंस टू विच डिजीज़ ये आपको देखना है. तो पहला आपका जो है वीट की वैरायटी यहाँ पर दिया हिमगिरी एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड हिल ब्लंट. ये आपकी दो डिजीजेज हैं, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट एंड सेकंड इज हिल ब्लंट. तो आपको देखना है. फिर जो नेक्स्ट आपका है दैट इज़ ब्रासिका एंड इसकी वैरायटी है दैट इज़ पूसा स्वर्णिम, जिसको हम लोग करण राई भी बोलते हैं. एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. क्रूसीफर इज़ मेनली ब्रासिका. एंड थर्ड इज़ कॉलीफ्लावर और इसकी दो वैराइटीज़ आपको याद रखनी है दैट इज़ पूसा शुभ्रा एंड सेकेंड वन इज़ पूसा स्नेबॉल K1. और ये रेजिस्टेंस आपका होता है दैट इज़ ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट. तो ये आपको याद रखना है. फिर फोर्थ इज दैट इज़ काउपी की वैरायटी है पूसा कोमल एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू द बैक्टीरियल ब्लाइट. लास्ट चिली एंड इसकी वैरायटी है पूसा सदाबहार और इस ये रेजिस्टेंस जो शो करता है दैट इज़ अगेंस्ट चिली मोज़ैक वायरस एंड टोबैको मोज़ैक वायरस एंड लीफ कर्ल. तो ये आपके 9.1 टेबल था जिसमें आपको क्रॉप्स वैराइटीज़ एंड रेजिस्टेंस टू डिजीज़ के बारे में बताया गया है. इसमें आपको हिमगिरी वैरायटी को याद रखना है. हिमगिरी आपसे 2011 में पूछा गया है. देन आपको चिकपी के बारे में और दैट इज़ काउपी, इसको याद रखना हुआ क्योंकि ये आपसे 2008 में इन्होंने पूछा है. बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ पूछा है कि ये किसका होता है. तो आप उसका काउपी और पूसा कोमल याद रखिएगा. फिर आपसे म्यूटेशन ब्रीडिंग में आपसे यहाँ पर याद रखना, जो म्यूटेशन ब्रीडिंग में हम लोग जो म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं दैट कैन बी आर्टिफिशियली थ्रू द यूज़ ऑफ केमिकल्स और रेडिएशंस लाइक गामा रेडिएशंस को यूज़ करके हम लोग आर्टिफिशियली म्यूटेशंस को इंड्यूस कर सकते हैं. और इन सबको और ऐसे मेथड जिससे हमको डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ म्यूटेशंस मिल रहा है उसको हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं. म्यूटेशन ब्रीडिंग का जो एग्जांपल दिया है मग बीन से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे ये पूछा गया 2019 उड़ीसा एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है कि दैट इन मग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू आर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस. तो ये आपको ये याद रखना है. म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम लोगों ने मग बीन्स में कुछ रेजिस्टेंस को डेवलप किया है. फिर आपका जो नेक्स्ट है ये तो म्यूटेशन ब्रीडिंग का एग्जांपल हो गया मग बीन्स. फिर आपका सेकंड एग्जांपल जो है दैट इज़ ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग. तो उसका आपका एग्जांपल है दैट इज़ रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ैक वायरस इन भिंडी एल्बस मोलस्कस यूस्टिकन्स वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाइल्ड स्पीशीज एंड रिजल्टेड इन अ न्यू वैरायटी विच वॉज कॉल्ड प्रभानी क्रांति. तो ये भिंडी का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है तो आप इसको याद रखिएगा. फिर नेक्स्ट आपका जो आता है दैट इज़ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. तो यहाँ पर कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं अबाउट द रेजिस्टेंस विच कैन बी मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक. तो आपको ये देखना है. इसमें पहला जो है दैट इज़ हेयरी लीफ इन सेवरल प्लांट्स विच आर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट. फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस टू जैसिड्स इन कॉटन एंड सीरियल लीफ पीटल इन वीट. Next is that in wheat the solid stem which leads to non-preference by the stem sawfly and smooth-leaved and nectarless cotton varieties do not attract bollworms, and high aspartic acid and low nitrogen and sugar content in maize resistance leads to the resistance to maize stem borers. तो आपके कुछ examples दिए हैं which are related to the morphological, biochemical और physiological characteristics that helps plants to get रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट. तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं. फिर आपका जो इसी की में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो नेक्स्ट टेबल है दैट इज़ 9.2. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे सारे टेबल्स और डायग्राम्स आपके इंपॉर्टेंट होता है ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है. तो इसमें जो आपका पहला जो क्रॉप दिया हुआ है दैट इज़ ब्रासिका विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेप सीड मस्टर्ड. इसकी वैरायटी आप याद रखेंगे दैट इज़ पूसा गौरव एंड जो इसका इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस है दैट इज़ एफिड्स. फिर नेक्स्ट आपका है फ्लैट बीन जिसकी दो वैरायटीज़ आपको याद रखनी दैट इज़ पूसा सेम 2 एंड द पूसा सेम 3 एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू जैसिड्स, एफिड्स एंड फ्रूट बोरर्स. नाउ थर्ड इज ओकरा दैट इज भिंडी और इसकी वैरायटी है पूसा स्वानी एंड पूसा एफो एंड इट इज़ रेजिस्टेंस टू शूट एंड फ्रूट बोरर्स. तो आपको ये टेबल को अच्छे से देखते हुए चलना है. नेक्स्ट आपकी जो प्लांट ब्रीडिंग आती है विच इज़ डन फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी. तो यहाँ पे कुछ डाटा बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखना है. दैट इज़ मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडवोकेट फूड टू मीट देयर डेली फूड एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मोर देन 3 बिलियन पीपल दे सफ़र फ्रॉम हिडन हंगर. तो आपको ये याद रखना है. फिर आपका आता है नेक्स्ट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट है. बायो फोर्टिफिकेशन आपसे 2010 में पूछा गया व्हाट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन. सो बायो फोर्टिफिकेशन रिफर्स टू द ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट्स. तो ये आपका
फोर्टिफिकेशन होता है। फिर यहाँ पर आपको मीन जो रटने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जांपल्स और कुछ डाटाज आपको याद रखते हुए चलना है कि दैट इन 2000 मेज हाइब्रिड दैट हैड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स लाइसिन्स एंड ट्रिप्टोफैन वर डेवलप। एंड फिर आपको एक व्हीट वैरायटी याद रखनी, दैट इज़ एटलस 66 विच हैज़ हाई प्रोटीन कंटेंट। और फिर आपकी ये जो एटलस 66 है, प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फिर आपको एक राइस की वैरायटी याद रखनी है कि विच इज़ आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी विच कंटेन्स ओवर 5 टाइम एज मच एज आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम्ड वैराइटीज़। फिर आपको ये याद रखना है IARI आपका कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। एंड IARI स्टैंड्स फॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इसमें आपके कुछ वेजिटेबल्स क्रॉप्स के बारे में बताया विच आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल विटामिन A इनरिच्ड अगर आप बात करो दैट इज़ कैरेट, स्पाइनच एंड पम्पकिन। विटामिन C की बात की जाए तो दैट इज़ बिटर गॉट, करेला, भतुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच की बात की जाए तो दैट इज स्पाइनच एंड भतुआ। एंड प्रोटीन इनरिच बीन्स की बात है तो ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस। यहाँ पे कुछ प्रोटीन इनरिच बीन्स के बारे में है। फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ 9.3 सिंगल सेल प्रोटीन्स। ये आपसे प्रीवियस लास्ट 7 ईयर्स में अभी तक यहाँ से कोई सवाल नहीं आया, पर तभी भी आप इसमें कुछ डाटाज बेस को देखिएगा। और इसमें आपके जो सिंगल सेल प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला एग्जांपल है स्पाइरुलिना विच इज़ अ ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये एक बैक्टीरिया का मेंबर है, आपको याद रखना है। तो सेकंड इज़ आपका बैक्टीरिया विच इज़ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, ये आपको याद रखना। और थर्ड इज़ माइक्रोस्कोपिक फंजाई विच आर एक्सेप्टेबल एज फूड। तो आपको ये 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। पहला आपका स्पाइरुलिना, सेकंड इज़ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया, एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोस्कोपिक फंजाई विच आर एक्सेप्टेबल एज फूड। फिर नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ 9.4 टिश्यू कल्चर, जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें मैं आपसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखेंगे कैलस क्या होता है। सो व्हेन ग्रोन इन अ स्पेसिफिक कल्चर मीडियम मैनी प्लांट टिश्यू सेल्स और पोर्शंस ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यू विच स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड ग्रो टू फॉर्म एन अनऑर्गेनाइज्ड मास और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इट इज़ कॉल्ड कैलस। तो ये कैलस, अगर कैलस को मैं आपको कोई शूट या रूट्स को डेवलप करना है, इट कैन बी डेवलप विद द हेल्प ऑफ बाय चेंजिंग द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन और द साइटोकिन्स। अगर आपको शूट डेवलप करनी है तो आपको साइटोकाइनेंस का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट इज हाई साइटोकाइनेंस टू ऑक्सीजन रेशियो। अगर आपको रूट्स डेवलप करने हैं तो देन आपको ऑक्सीजन का रेशियो इंक्रीज करना होगा। फिर आपका एक्सप्लांट क्या होते हैं? एक्सप्लांट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच कुड बी जनरेटेड, मतलब होल प्लांट, अगर आपका कोई भी प्लांट है अगर उसके पार्ट से आप पूरा प्लांट डेवलप कर पा रहे हैं तो उस पार्ट को हम लोग एक्सप्लांट बोलते हैं। एंड व्हाट इज टोटिपोटेंसी? द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। और वो कैपेसिटी जिससे आप एक पूरे प्लांट को डेवलप कर पा रहे हैं फ्रॉम द एक्सप्लांट, दैट कैपेसिटी और दैट टेंडेंसी टू जनरेट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। फिर आपका आता है कि जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है दैट मस्ट बी प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज एंड ऑल्सो इन ऑर्गेनिक सॉल्ट्स विटामिन्स अमीनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनेस। दीज आर प्लांट हार्मोन्स विच आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म shoots and roots. So this method for producing thousands of plants from tissue culture, it is called micropropagation. It's a previous year question and each of these plants will be genetically identical. मतलब ये आपका एक asexual method है, तो इसमें आपके जितने भी plants develop होंगे वो सारे genetically identical होंगे, they will be clones. और ये जो clones develop हो रहे हैं these are developed from somatic cells, so इन सारे clones को हम लोग soma clones बोलते हैं। फिर आता है कि आपका जो कोई अगर प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो हम उससे वायरस फ्री डिजीज प्लांट भी ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेरिस्टेम्स। और जो मेरिस्टेम्स हम यूज़ करते हैं दैट कैन बी एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम, बिकॉज जो मेरिस्टेम एक रीजन्स होते हैं आपके वायरस फ्री होते हैं क्योंकि इनका जो रेट ऑफ डिवाइडिंग होता है दैट द रेट ऑफ डिविजन्स और द नंबर ऑफ सेल्स विच आर प्रोड्यूस पर डिवीजन इट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ अफेक्टेड बाय द वायरस इंडिविजुअल्स। सो and hence one can remove the meristem and it can grow in vitro to obtain virus free plants. Scientists have succeeded in culturing meristems of banana, sugarcanes, potato examples etc. तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स आपके दिए थे। फिर आपको कुछ इसमें सोमैटिक हाइब्रिड्स और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है कि अगर आप 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करके कुछ नया हाइब्रिड बना रहे हो तो उसको हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। और सोमैटिक हाइब्रिड्स के लिए आपको 2 पॉइंट याद रखना है कि दैट इज सेल्यूलोज और पैक्टिनेज एंजाइम्स को हम लोग यूज़ करते हैं टू डिजॉल्व और रिमूव द सेल वॉल ऑफ अ सेल एंड द प्रोटोप्लास्ट इज लेफ्ट। और इसमें हम लोग पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आप याद रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, जिसमें पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल को हम लोग यूज़ करते हैं टू फ्यूज़ द 2 प्रोटोप्लास्ट। जो 2 सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करना है तो हम लोग उसमें पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स को यूज़ करते हैं। अब मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके इस टिश्यू कल्चर टॉपिक के बता दे रहा हूँ जो कि इस तरीके से हैं। 2008 में आपसे पूछा गया कि दैट जो हैप्लॉइड्स होते हैं विच आर मोर सुटेबल फॉर म्यूटेशन स्टडीज़ देन फॉर डिप्लॉयड बिकॉज
This is because all mutations either dominant or recessive, these are expressed in haploid. So 2008 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अबाउट टिश्यू कल्चर। फिर 2009 में आपसे सोमा क्लोन्स के बारे में पूछा गया है कि जो सोमा क्लोन्स होते हैं दीज आर ऑब्टेन्ड बाय टिश्यू कल्चर। फिर 2009 में आपसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल के बारे में पूछा गया है कि जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है इट्स अ मेथड विच इज़ यूज्ड फॉर जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर, इट डज नॉट रिक्वायर्ड वेक्टर, सो दिस इज अ मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। फिर आपसे 2012 में पूछा गया कि वायरस फ्री प्लांट्स अगर आपको ऑब्टेन करने हैं तो आप कौन से पार्ट्स को यूज़ करोगे, तो वो मेरिस्टेम है। और मेरिस्टेम में हम लोग एपिकल या एक्सिलरी मेरिस्टेम दोनों को यूज़ कर सकते हैं। फिर आपसे 2012 में आपसे मिसमैच पेयर्स पूछे गए थे, तो उसमें आपका सोमैटिक था, एक माइक्रो प्रोपोगेशन था, कैलस था। तो सोमैटिक मीन्स द फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेल्स, माइक्रो प्रोपोगेशन रिफर्स टू इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स, एंड कैलस रिफर्स टू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल विच इज प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर। तो ये आपके 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। फिर 2013 कर्नाटका में आपसे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में क्वेश्चन से which were statements about the somatic embryogenesis। तो आपके statements which can जो उसमें दिए थे ऑप्शन में that was कि the pattern of development of somatic embryo it is comparable to the of zygotic embryo। Second was कि that somatic embryos is induced usually by an auxin such as 2,4D which is an artificial auxin। And the third was कि somatic embryo which develops from a somatic cells। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो somatic embryos होते हैं हम लोग इनको कैसे डेवलप करते हैं, with the help of somatic cell, तभी उन लोगों को हम लोग somatic वर्ड दे रहे थे। फिर 2013 कर्नाटका में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दैट इज वायबिलिटी ऑफ सीड्स इज टेस्टेड बाय, तो इसका कंपाउंड का आप नाम नोट कर लीजिएगा, दैट इज 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राएजोलियम क्लोराइड। तो ये आपका एक बाहर से इन्होंने सवाल 2013 कर्नाटक में पूछा है। फिर 2013 कर्नाटका में आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया अबाउट टिश्यू कल्चर टेक्निक विच इज कि द टिश्यू कल्चर टेक्निक इट कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पेरेंटल टिश्यू, सो द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्निक इज इन रेजिंग जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन विच इज आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पेरेंट। तो यहाँ पर हम लोग सोमा क्लोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर 2014 में आपसे पूछा गया है कि टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज वन बाय द टिश्यू कल्चर टेक्निक विच पार्ट्स ऑफ द डिजीज प्लांट विल बी टेकन। तो ये मेरिस्टेम का क्वेश्चन है, मेरिस्टेम वाला पार्ट यूज़ करेंगे, आपसे फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। और फिर आपसे पूछा कि इन विट्रो क्लोनल प्रोपोगेशन जो हम लोग इन विट्रो प्लांट्स ऑब्टेन कर रहे हैं बाय द टिश्यू कल्चर इट इज़, वहाँ पर हम लोग कौन सी दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग PCR यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन विच स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड द सेकंड वन इज RAPD दैट स्टैंड्स फॉर रैंडम एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक DNA। फिर 2015 में आपसे पूछा गया कि दैट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और एक दूसरा आपका सोडियम नाइट्रेट इट इनहेंसेस और इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि अगर दो प्रोटोप्लास्ट को आपको फ्यूज करना है तो उसके लिए पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ करते हैं। तो आप एक नाम और याद रखिएगा दैट इज सोडियम नाइट्रेट को भी यूज़ किया जाता है। फिर 2015 में आपसे पूछा गया कि दैट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज द टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन। तो माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक कौन सी है आपकी, एक है दैट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर 2015 में आपसे पूछा गया प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, तो अ सेल विदाउट अ सेल वॉल इज अ प्रोटोप्लास्ट। अगर आप एक प्लांट सेल ले रहे हैं और उसकी आप सेल वॉल को रिमूव कर दे रहे हैं तो जो आपका बचेगा उसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपसे टिश्यू कल्चर में पूछे गए। अगर आपको ये मेरा स्मॉल एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो देन यू कैन श्योरली सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो यू कैन लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे आपको ये मेरा कैसा लगा वीडियो, एंड एनी सजेशन अबाउट द वीडियो आर ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।